सोशल साइंस क्लास 8th हिस्ट्री। और इसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इस लेसन में हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ व्यापार करने आई और उसने यहाँ अपना शासन स्थापित कर लिया। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंपनी रूल एक्सपेंड्स, अपॉइंटमेंट्स ऑफ रेजिडेंट्स, सब्सिडरी अलायंस, direct military confrontation, wars with Mysore and wars with Marathas, and the doctrine of lapse। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कंपनी ने अपना साम्राज्य फैलाने के लिए क्या क्या नीतियां अपनाई। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद कंपनी की भारत में राजनीतिक शुरुआत हो चुकी थी। राजनीतिक रूप से वो यहाँ हस्तक्षेप कर चुकी थी। अब उसने अपना राज्य किस प्रकार से फैलाया, उसके लिए क्या क्या नीतियाँ अपनाई। पहली नीति थी रेजिडेंट्स का नियुक्ति, सहायक संधि, प्रत्यक्ष युद्ध की नीति जिसमें कि मैसूर के साथ युद्ध और मराठा के साथ युद्ध को हम समझेंगे, और विलय नीति। इन 4-5 मुख्य पॉइंट्स को हम समझेंगे इस वीडियो में। कंपनी रूल एक्सपेंड्स। From 1757 to 1857, East India Company expanded its rule in India. Starting from the Battle of Plassey, Company gradually extended its territory over a large part of India. To extend its rule, Company used a variety of political, economic, and diplomatic methods. सन 1757 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने शासन का विस्तार किया। सन 1757 जब उन्होंने प्लासी के युद्ध को जीता, तब से अगले 100 वर्षों तक कंपनी ने भारत में अपना राज्य फैलाया और उसने बहुत जल्द ही भारत के एक बहुत विशाल क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो भारत में कंपनी के शासन के विस्तार के लिए उन्होंने बहुत सारे राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक तरीके अपनाए। सम प्रोमिनेंट स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय द कंपनी विल बी डिस्कस्ड हेयर। कंपनी ने जो कुछ तरीके, कुछ तकनीक अपनाई भारत में अपने राज्य के लिए, उनमें से जो इम्पोर्टेंट है उनको अब हम यहाँ समझेंगे। एंड द फर्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट्स ऑफ रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स की नियुक्ति। रेजिडेंट क्या होते थे उसको समझते हैं। रेजिडेंट्स, they were political and commercial agents of company who served the interest of the company in Indian states। रेजिडेंट कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक दूत होते थे जो भारतीय राज्यों में कंपनी के हितों की रक्षा करते थे। तो रेजिडेंट एक पद होता था, एक पोस्ट होती थी जिस पे कंपनी अपने किसी व्यक्ति को नियुक्त करती थी और उसको भारतीय राजा के दरबार में भेज देती थी। वो भारतीय राजा के दरबार में कंपनी के राजनैतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करता था। इसका अर्थ है कि वो राजा के दरबार में बैठा रहता था और देखता था कि राजा जो भी निर्णय ले रहा है, जो भी गतिविधियां संचालित हो रही हैं, वो सब कंपनी के हितों के अनुसार हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर वो कंपनी के वेलफेयर के लिए, कंपनी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होती थी तो वो रेजिडेंट शांति से रहता था, और अगर वहाँ कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होती थी, उसको लगता था कि राजा कुछ ऐसा निर्णय ले रहा है जो कंपनी के अगेंस्ट जा सकता है, तो फिर उस राजा की सत्ता पर कंपनी अपना अधिकार करने की कोशिश करने लगती थी। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। सन 1764 में जब बक्सर के युद्ध में कंपनी ने मीर कासिम को हटा दिया, उसको पराजित कर दिया, तब कंपनी ने भारतीय रियासतों में अपने दूत यानी कि रेजिडेंट भेजना शुरू कर दिया। थ्रू द रेजिडेंट्स, कंपनी ट्राइड टू इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। और ये रेजिडेंट के द्वारा कंपनी ने भारतीय रियासतों के, भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप शुरू कर दिया। सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि। Subsidiary alliance was one of the strategies of the company to take control over an Indian kingdom। Subsidiary alliance या सहायक संधि की नीति भी एक प्रमुख नीति थी जिसका प्रयोग कंपनी भारतीय रियासतों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए किया करती थी। According to the terms of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. They were protected by the company's subsidiary force, but they had to pay for these forces। तो जो राजा ये सहायक संधि स्वीकार कर लेता था, ये सहायक संधि एक प्रकार की संधि थी, एग्रीमेंट था, अलायंस थी, जो कि भारतीय राजा और कंपनी के बीच में होती थी। और जो राजा इस सहायक संधि को स्वीकार कर लेता था, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की सहायक सेना को रखना पड़ता था अपने राज्य में, और उस सहायक सेना के रख रखाव का खर्च उस राजा को देना पड़ता था। तो कंपनी क्या करती थी, किसी भारतीय रियासत के राजा को डराती थी कि तुम्हारे ऊपर पड़ोसी हमला कर देंगे, तुम्हारी सुरक्षा खतरे में है,
तुम हमारे साथ ये सहायक संधि कर लो। और जब राजा वो सहायक संधि कर लेता था तब उस राजा की स्वतंत्र सेनाएं समाप्त हो जाती थी और कंपनी की सहायक सेना ही उसके राज्य में रहती थी, लेकिन उस सहायक सेना के वेतन, उसके रख रखाव का सारा खर्च उस राजा को करना। If the Indian ruler failed to make the payments, then a part of his territory was taken away by the company as penalty. और अगर कभी ऐसा होता था कि वो राजा कभी किसी कारण से कंपनी की सेना के रख रखाव के खर्च को देने में असफल हो गया, किसी महीने वो पेमेंट नहीं कर सका, तो उसकी रियासत का एक भाग कंपनी अपने राज्य में मिला लेती थी दंड के तौर पर। During the time of Richard Wellesley, the Nawab of Awadh was forced to give half of his territory to company as he failed to make such payment. इसका एक एग्जाम्पल है कि रिचर्ड वेलेस्ली जब गवर्नर जनरल था 1798 से 1805 तक था वो, तो उस दौरान अवध के नवाब ने सहायक संधि कर ली थी और सहायक संधि में उसे सहायक सेनाओं का खर्च देना था। एक बार ऐसा हुआ कि वो खर्च नहीं दे सका, बदले में कंपनी ने उसकी आधी रियासत को अपने में मिला लिया, यानी कि राजा की आधी रियासत ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वामित्व में चली गई। तो इस प्रकार इस सहायक संधि के द्वारा कंपनी रियासतों के राजाओं को अपने अधीन करने के लिए प्रयोग करती थी। एंड द थर्ड मेथड यूज्ड बाय द कंपनी इज डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। अपने रियासत के, अपने राज्य के विस्तार के लिए कंपनी द्वारा प्रयोग किए जाने वाला तीसरा तरीका था प्रत्यक्ष सैन्य टकराव या प्रत्यक्ष युद्ध कह सकते हैं हम इसे। द कंपनी अप्लाइड स्ट्रेटजी ऑफ डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन व्हेन इट सॉ ए थ्रेट ऑन इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स। जब कंपनी को लगता था कि रियासत में, किसी भी भारतीय रियासत में कंपनी के राजनीतिक और आर्थिक हितों पर संकट मंडरा रहा है, तो वो सीधे सीधे युद्ध का रास्ता अपनाती थी। यानी कि अगर कोई भारतीय रियासत का राजा कंपनी के आर्थिक हितों को चोट पहुंचाने की कोशिश करता था या कंपनी के राजनीतिक हितों को चोट पहुंचाने की कोशिश करता था, तो कंपनी फिर उससे प्रत्यक्ष युद्ध करती थी। स्टेट ऑफ मैसूर एंड मराठास वर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्ट्रेटजी। इस तरह की नीति को कंपनी ने मैसूर में अपनाया और मराठा लोगों के साथ भी अपनाया, जिसको अब हम डिटेल से समझते हैं कि मैसूर में क्या रहा। Wars with Mysore. Mysore became powerful under the leadership of Hyder Ali, who ruled from 1761 to 1782, and his son Tipu Sultan, who ruled from 1782 to 1799. मैसूर अपने दो राजाओं के नेतृत्व में बहुत शक्तिशाली बन गया था, जिनमें पहले थे हैदर अली, जिन्होंने सन 1761 से 1782 तक शासन किया, और फिर उनके पुत्र टीपू सुल्तान, जिन्होंने 1782 से 1799 तक शासन किया। ये दोनों बहुत योग्य शासक साबित हुए और इनके नेतृत्व में मैसूर एक बहुत शक्तिशाली राज्य बन गया। द ब्रिटिश थॉट टीपू सुल्तान एम्बिशियस एंड डेंजरस। अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों काफ़ी महत्वाकांक्षी और ख़तरनाक शासक हैं, और टीपू सुल्तान को बहुत ज़्यादा डेंजरस मानते थे अपने लिए। और ऐसी अवधारणा उनकी क्यों थी, इसके कुछ कारण थे। In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, pepper, and cardamom through the ports of his kingdom. Ports at Malabar Coast. केरल का जो तटीय क्षेत्र है उसे मालाबार तट कहा जाता है, और उस समय वो मैसूर रियासत के अधीन था। टीपू सुल्तान के राज्य में ही आता था मालाबार तट, इसीलिए कंपनी के व्यापारी मालाबार तट के जितने भी बंदरगाह थे, वहाँ से जब वो व्यापार करना चाहते थे तो टीपू सुल्तान ने उस पर रोक लगा दी थी। मुख्य रूप से चंदन, काली मिर्च और इलायची का निर्यात किया जाता था उन बंदरगाहों से, लेकिन अब टीपू सुल्तान ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया 1785 में। ही डिसअलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद कंपनी। इसके साथ साथ टीपू सुल्तान ने अपने स्थानीय व्यापारियों से मना कर दिया कि वो कंपनी के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे। कंपनी मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। ही एस्टेब्लिश्ड क्लोज रिलेशंस विद फ्रेंच एंड मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद देयर हेल्प। अब टीपू सुल्तान ने फ्रांस के साथ अपने संबंध घनिष्ठ कर लिए, और फ्रांस ब्रिटेन दोनों शत्रु थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस को अपना शत्रु मानती थी। टीपू सुल्तान ने उनके शत्रु फ्रांस के साथ अपने संबंध मजबूत कर लिए, और साथ ही साथ उन्होंने फ्रांस की सहायता से अपनी सेना का आधुनिकीकरण करना शुरू कर दिया। सेना को आधुनिक हथियार दिलाने शुरू कर दिए, फ्रांस से मंगवाकर उन्हें नए नए हथियारों की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, और इन सब का परिणाम 4 wars were fought between Mysore and company.
अब जब टीपू सुल्तान के कदमों से कंपनी उससे बहुत ज़्यादा नाराज हो गई और वहाँ प्रत्यक्ष युद्ध की स्थिति बन गई। मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 4 प्रत्यक्ष युद्ध हुए। फर्स्ट वार इन 1767 to 1769, second war from 1780 to 1784, third war from 1790 to 1792, and the last war was in 1799। 3-4 युद्ध हुए और चौथा युद्ध जो 1799 में हुआ वो अंतिम युद्ध साबित हुआ। इसे बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। In this battle, टीपू सुल्तान was killed and मैसूर came under company control। इस युद्ध में टीपू सुल्तान को मार दिया गया और उनकी पराजय हुई, मैसूर की पराजय हुई और मैसूर पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया। Subsidiary alliance was imposed on Mysore and former dynasty of the Wadiyar was crowned। हैदर अली से पहले मैसूर में वोडियार वंश का शासन था। अब कंपनी ने फिर से वोडियार राजवंश को ही सत्ता सौंप दी और उन पर सहायक संधि थोप दी। सहायक संधि थोपने का मतलब कि वोडियार वंश केवल नाम मात्र का ही राजा रहा और वो मैसूर भी कंपनी के नियंत्रण में आ गया। वार विद द मराठास। द मराठास वर डिफीटेड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। हम जानते हैं कि मराठा पानीपत की तीसरी लड़ाई में वो पराजित हुए थे और उसके बाद से मराठा कमज़ोर पड़ने प्रारंभ हो गए थे। उनकी शक्ति, उनका महत्व वो नहीं रहा था जो कि पहले हुआ करता था। आफ्टर दैट दे वर डिवाइडेड इन मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स ऑफ डिफरेंट डायनेस्टीज, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में जब मराठा एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में नहीं रहे, दिल्ली पे शासन का उनका सपना समाप्त हो गया, तब वो अलग अलग रियासतों में बंट गए और हर रियासत पर अलग अलग राजवंशों का शासन हो गया। जो छोटे छोटे उनके सरदार थे उनके वंशों का शासन हो गया, जिनमें प्रमुख थे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। They were held together in a confederacy under Peshwa, who became effective and administrative head based in Pune। और ये सारी जो छोटी रियासतें थी, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, इनको मिलाकर एक राष्ट्रमंडल बना दिया गया, जिसका जो हेड होता था वो पेशवा कहलाता था। वो एक तरह से उनका प्राइम मिनिस्टर होता था। सारी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पेशवा के ही हाथ में होती थी। पूना में उनका मुख्यालय बनाया गया था। महादजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस वर फेमस पेशवास। तो जो पेशवा पद पर लोग बैठे उनमें जो दो सबसे प्रसिद्ध हुए वो थे महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। कंपनी वाज अंडर वार विद मराठास फॉर मैनी ईयर्स। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का मराठों के साथ कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा। द फर्स्ट वार इन 1782, नो क्लियर विक्ट्री एंड ट्रीटी ऑफ सालाबाई। पहला युद्ध सन 1782 में हुआ, जिसमें कोई निश्चित जीत नहीं हो सकी और दोनों के बीच में एक संधि हुई जो कि सालबाई की संधि कहलाती है। सेकेंड वार वाज फॉट इन 1803 to 1805 एंड ब्रिटिश गेन उड़ीसा, आगरा एंड दिल्ली। दूसरा युद्ध सन 1803 से 1805 तक चला, जिसमें ब्रिटिश विजयी रहे और उन्होंने मराठों के नियंत्रण में आने वाले काफ़ी क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया, जिनमें उड़ीसा के कुछ क्षेत्र, आगरा और दिल्ली के क्षेत्र शामिल थे। थर्ड वार was fought in 1817 to 1819 and Maratha powers were crushed completely। तीसरा युद्ध 1817 से 1819 तक हुआ। इस युद्ध में मराठा शक्ति पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। कंपनी ने मराठा शक्ति को पूरी तरह समाप्त कर दिया। द पेशवा वाज रिमूव्ड फ्रॉम पावर एंड सेंट अवे टू बिठूर ऑन पेंशन। जो उस समय के पेशवा थे उनको सत्ता से हटा दिया गया और उनको पेंशन देकर बिठूर के किले में भेज दिया गया। द क्लेम ऑफ पैरामाउंटसी, सर्वोच्चता की नीति या सर्वोच्चता का दावा। कंपनी ने दावा किया कि वो सर्वोच्च है, इसलिए द क्लेम ऑफ पैरामाउंटसी कहा जाता है इसको। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 to 1823 इनिशिएटेड अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी। सन 1813 से 1823 तक भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासन रहा और उन्होंने एक नई नीति अपनाई जो सर्वोच्चता की नीति कहलाती थी। Now the company claimed that its authority was paramount or supreme, its power was greater than that of any Indian state। कंपनी ने यह दावा किया कि भारत में उसकी सत्ता सर्वोच्च है और उसकी सत्ता किसी भी भारतीय रियासत से अधिक है। In order to protect its interest, company could annex or threaten to annex any Indian kingdom।
भारत में अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी किसी भी भारतीय रियासत को अपने कब्जे में ले सकती है या उसे अपने कब्जे में लेने की धमकी दे सकती है। तो ये जो पैरामाउंट्सी की नीति थी या सुपीरियर होने की जो नीति थी, इसके अनुसार कंपनी ने ये डिक्लेयर किया कि भारत में उन्हीं का हित सबसे ऊपर है। अपने हितों की रक्षा करने के लिए वो भारतीय रियासतों के साथ कुछ भी कर सकती है, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। Some Indian kingdoms protested against this policy when company tried to annex the small state of Kittur. Rani Chennamma led an British movement. She was arrested in 1824 and died in prison in 1829. लेकिन ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों ने घोषणा कर दी और सबने इसे स्वीकार कर लिया। बहुत सारे भारतीय राजाओं ने इसका विरोध किया, जैसे कि कर्नाटक की एक छोटी सी रियासत है कित्तूर। जब कंपनी ने कित्तूर पर अधिग्रहण करने की कोशिश करी तो वहाँ की रानी चेन्नम्मा ने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। हालांकि उनका आंदोलन सफल नहीं हो सका। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया और जेल में ही 1829 में उनकी मृत्यु हो गई। रायन्ना, a poor चौकीदार, carried on this resistance and he was caught and hanged by the British in 1830. उसके बाद रायन्ना, जो उन्नीस की रियासत का एक चौकीदार थे, उन्होंने इस प्रतिशोध को जारी रखा, अंग्रेजों का प्रतिरोध करना जारी रखा, लेकिन वो भी पकड़े गए और अंग्रेजों ने 1830 में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। एक्सपेंशन इन नॉर्थ वेस्ट। इन 1830 ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एफ्रेड ऑफ रशिया। सन 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी रशिया के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। रूस के प्रभाव से वो डरे हुए थे और उन्हें लगता था कि नॉर्थ वेस्ट की साइड से, मतलब उत्तर पश्चिम की तरफ से रूस आकर भारत में अपना प्रभाव जमा सकता है। सो कंपनी वांटेड टू कंट्रोल नॉर्थ वेस्ट। इसीलिए वो चाहते थे कि भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्से पर वो अपना प्रभुत्व स्थापित कर ले। After long war from 1838 to 1842 in Afghanistan, company established indirect rule there. इसके लिए कंपनी ने अफ़गानिस्तान के साथ युद्ध प्रारंभ किया और सन 1838 से 1842 तक चलने वाले युद्ध के बाद कंपनी ने अफ़गानिस्तान में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इन 1843 सिंध वाज टेकन ओवर। उसके बाद कंपनी ने अपना विस्तार जारी रखा और सन 1843 में सिंध पर भी उनका अधिकार हो गया। After the death of Maharaja Ranjit Singh in 1839, two wars were fought but finally company annexed Punjab. अब पंजाब में जब तक महाराजा रणजीत सिंह का शासन रहा, कंपनी उन्हें नहीं हरा सकी, वहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकी। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद पंजाब राज्य कमज़ोर पड़ गया। हालांकि उसके बाद भी उस रियासत ने युद्ध जारी रखा और कंपनी के साथ उनके 2 युद्ध हुए, लेकिन फाइनली कंपनी ने पंजाब को भी अधिग्रहित कर लिया, मतलब पंजाब को भी अपने क्षेत्र में मिला लिया। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अंतिम जो उनकी नीति रही, प्रमुख नीति में जो लास्ट है, वो है विलय नीति, या इस नीति का एक और नाम से इसको जान सकते हैं जो कॉमनली यूज़ किया जाता है, राज्य हड़पने की नीति। अब राज्य कैसे हड़पा जाता था या राज्य का विलय कैसे किया जाता था, वो समझते हैं। Lord Dalhousie, 1848 to 1856, started a policy known as the Doctrine of Lapse. भारत में गवर्नर जनरल बनकर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी आते थे, उन्हीं में 1848 में एक अधिकारी थे लॉर्ड डलहौजी, जो 1848 से 1856 तक यहाँ रहे। उन्होंने एक नीति प्रारंभ करी जिसे कि विलय नीति के नाम से जाना जाता है। दिस डॉक्ट्राइन डिक्लेयर्ड दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हेयर, हिज किंगडम वुड लैप्स एंड बिकम ए पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। इन्होंने घोषणा करी कि इस विलय नीति के अंतर्गत अगर कोई भारतीय राजा किसी पुरुष उत्तराधिकारी के बिना ही मर जाता है, तो उसका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य में विलय कर दिया जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि अगर कोई भारतीय राजा ऐसा है जिसका कोई पुत्र नहीं है, तो उसके राज्य को अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी हड़प लेगी, अपने राज्य में विलय कर लेगी। वैसे जनरली क्या होता था, अगर किसी राजा का कोई पुत्र नहीं है तो वो अपने किसी रिश्तेदार को राज्य सौंप सकते थे या अपने किसी रिश्तेदार को दत्तक पुत्र बना लेते थे, उनके बेटे को गोद ले लेते थे, उसको अपनी रियासत सौंप देते थे। लेकिन अब इस विलय नीति के बाद जिस भी भारतीय रियासत के राजा का पुत्र नहीं होगा, उसका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य में शामिल कर लिया जाएगा। By applying this doctrine, so many kingdoms were annexed by the company. और अपनी ये विलय नीति को अपनाते हुए कंपनी ने बहुत सारे भारतीय रियासतों का अधिग्रहण कर लिया, जिनमें प्रमुख हैं सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853,
झांसी 1854 एंड अवध 1856। सबसे प्रमुख जैसे सतारा, जिसे कि 1848 में अपने राज्य में मिला लिया, संबलपुर 1850 में, उदयपुर सन 1852 में, नागपुर सन 1853 में, झांसी सन 1854 में, और 1856 में उन्होंने अवध के नवाब को भी हटा दिया, क्योंकि अवध के नवाब अपने पिता के सगे पुत्र नहीं थे, वो उनके दत्तक पुत्र थे, उनके रिश्तेदार थे। ये कहते हुए हटा दिया कि हमें नवाब के शासन से जनता को मुक्ति दिलानी है। हालांकि जनता अपने नवाब को बहुत पसंद करती थी, लेकिन कंपनी ने यह कह दिया कि नवाब का शासन बुरा है और हम जनता को मुक्त करा रहे हैं। इस बात से अवध की जनता बहुत नाराज हो गई और 1857 की क्रांति में अवध की जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब हम जो ये प्रमुख स्टेट हैं जिन्हें अंग्रेजों ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत अपने राज्य में मिलाया था, उसको हम मैप में देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे राजस्थान में देखो उदयपुर, सेकंड नंबर पे यूपी में झांसी, थर्ड नंबर पे यूपी में ही आ जाता है अवध, फोर नंबर महाराष्ट्र में सतारा, फाइव नंबर महाराष्ट्र में नागपुर, सिक्स नंबर उड़ीसा में संबलपुर। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी इन मैप। अब हमने देख लिया कि ये 5 तरीकों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना साम्राज्य फैलाया। 5 तरीके कौन से थे? रेजिडेंट नियुक्त करना, सहायक संधि अपनाना, प्रत्यक्ष युद्ध की नीति अपनाना, सर्वोच्चता का दावा करना और विलय नीति को अपनाना। तो प्लासी के युद्ध के बाद 100 वर्षों में इन 5 नीतियों को अपनाते हुए ब्रिटिश टेरिटरी ने अपना काफ़ी विस्तार कर लिया। उसे हम 3 मैप में देखते हैं कि कैसे धीरे धीरे उनका विस्तार हुआ। इट इज़ द फर्स्ट मैप इन दिस एरिया अंडर ब्रिटिश रूल इन 1797 इज डिस्प्लेड। सन 1797 में ब्रिटिश रूल में जो एरिया आता था वो इस मैप में हम देख सकते हैं। येलो कलर का जो एरिया है वो अंग्रेजों के प्रभाव में है, और जो रेड कलर से दिखाया गया है वो ब्रिटिश कंट्रोल से फ्री है वो एरिया अभी। तो 1797 में अंग्रेजों के अधिकार में बंगाल का कुछ हिस्सा आता था, पार्ट्स ऑफ बिहार, बिहार का कुछ हिस्सा, पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न यूपी, कोस्टल उड़ीसा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, मद्रास, सेंट्रल तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न केरला। 1797 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव में बंगाल आता था, बिहार का कुछ हिस्सा, पूर्वी उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय उड़ीसा, मद्रास, तमिलनाडु का सेंट्रल क्षेत्र आ जाता था और पश्चिमी केरला का कुछ पोर्शन आता था। मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में बहुत थोड़ा सा ही क्षेत्र है। अब ये कैसे कैसे बढ़ता जाएगा इसको हम नेक्स्ट मैप्स में देखेंगे। एरिया अंडर ब्रिटिश रूल इन 1840। अब देखते हैं हम सन 1840 तक आके उन्होंने कितना अपना विस्तार कर लिया। यहाँ इस मैप में हम देख सकते हैं कि येलो कलर का एक पोर्शन जो है वो बढ़ गया है पिछले मैप की तुलना में। येलो कलर का पोर्शन उस एरिया को दर्शाता है जिस पर कि ब्रिटिश कंट्रोल था। अब इसमें बंगाल, बिहार का काफ़ी पोर्शन इसी में आ गया है, पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न यूपी, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूपी। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी ब्रिटिश नियंत्रण में आ गए हैं। दिल्ली, कोस्टल उड़ीसा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, तटीय उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश का अंदरूनी भाग भी उनके कंट्रोल में आ गया है। तमिलनाडु, तमिलनाडु पहले थोड़ा सा ही था लेकिन लगभग पूरा तमिलनाडु अब ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। पार्ट्स ऑफ केरला, नॉर्थ केरला का हम देख रहे हैं काफ़ी हिस्सा कवर हो रहा है। पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र का काफ़ी हिस्सा और मध्य प्रदेश का भी जो आंतरिक भाग है, सेंट्रल पोर्शन है, वो भी अब ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया है। एंड एरिया अंडर ब्रिटिश रूल इन 1857। अब 1857 तक आकर कितना क्षेत्र अंग्रेजों ने अपने अधिकार में कर लिया। यहाँ इस मैप को हम देखें तो इसमें हमें काफ़ी पोर्शन येलो कलर में दिख रहा है, यानी कि ब्रिटिश प्रभाव में है, जिसमें बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली। अब देखो यूपी, बिहार, दिल्ली, ये पूरा का पूरा एरिया ब्रिटिश कंट्रोल में आ चुका है। पार्ट्स ऑफ हरियाणा, पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, अभी पहले वो भी इंडिया में ही था, अभी वो पाकिस्तान में है। लाहौर और आसपास का पूरा क्षेत्र वो भी ब्रिटिश नियंत्रण में चला गया। पार्ट्स ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के काफ़ी हिस्से आ गए हैं। पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कोस्टल उड़ीसा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड केरला, महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का तटीय हिस्सा, तमिलनाडु पूरा उनके नियंत्रण में आ चुका है। केरल और कर्नाटक का काफ़ी हिस्सा ब्रिटिश नियंत्रण में है। गुजरात का भी दक्षिणी हिस्सा अब उनके प्रभाव में आ गया। तो इन 100 वर्षों के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने क्षेत्र का काफ़ी अधिक विस्तार कर लिया।
अब इस वीडियो में हमें इतना ही समझना है कि किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी से एक रूलर बन गई। वो व्यापारिक की बजाय यहाँ के शासक बन गए। अब यहाँ अपना साम्राज्य का विस्तार करने के बाद उन्होंने यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन किए, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।